क्योंकि देश के अंदर कास्टिज्म, भेदभाव, ये सब लोगों के लिए है कि जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग बोलते हैं, वो तो नीची जाति जिनको बोलते हैं, जबकि इंसान की कोई जाति नहीं होती है। इंसान तो उसका खून एक जैसा होता है, उसका जो है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, और वो उस तरह से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो चमड़ी का बना हुआ होता है। और हर इंसान के 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, एक धड़, इस तरह से ही होता है। मतलब हाथ में, अगर हाथ में 5 उंगली और ये सब चीजें होती है, अगर किसी को इससे ज्यादा हो जाए तो लोग उसको जो है अच्छा नहीं समझते, लोग उसको से दूरी बना के रखना चाहते हैं। ये कटु सत्य आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी आदमी के 4 आंख हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई साथी जो है उससे दोस्ती करेगा। तो ये एक फैक्ट बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कास्टिज्म में भेदभाव है, उस भेदभाव की वजह से आज भी तमाम तरह की चीजें जो हैं, सोचिए कि जो आपका, मैं बार बार कहता हूं, जो आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते, वो किस तरह से आपके परेशानियों में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। ये देश ने देखा है पहले भी, और कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ है। लोग कहते रहे, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि खत्म हो गया। गांव देहात लेवल पे आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, आज भी तमाम तरह की परेशानियां जो है गांव स्तर पे देखी जाती है। क्योंकि वहां इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि वहां एजुकेशन लेवल कम, और अभी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है उसमें भी एजुकेशन का एक बड़ा मामला है। अगर आप देश के नेताओं ने एजुकेशन पे काम किया होता, हेल्थ पे काम किया होता, तो जो समाज पढ़ लिख चुका है, जागरूक हो चुका है, वो क्या करता है, वो अपने आप ही पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है। पढ़ा लिखा मुस्लिम, उसके यहाँ भी 2 बच्चे हैं। पढ़ा लिखा जो दलित है, उसके यहाँ भी 2-3 बच्चे हैं। पढ़ा लिखा जो ओबीसी का, उसके यहाँ भी 2-3 बच्चे हैं। लेकिन ये जो यहाँ जो एजुकेशन के साथ जो है ना, ये इसको तमाम, मैं बता दूंगा कि ये सब चीजें क्यों की गई। जब मैं अपनी बात रखूंगा तो बताऊंगा कि सारा खेल क्या है। तो एक मामला है 69,000 शिक्षकों का, जिसमें आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी जो है जून से ही आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और तमाम तरह परेशानियां चल रही हैं। मैंने कई बार ट्वीट किया, मैंने सारे न्यूज चैनल पे किया, लेकिन कोई डिबेट नहीं हो रही है। और बुरा ये है कि इसमें जो आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें थी, उनसे जो है वो अनारक्षित वर्ग के लोगों को वो दे दी गई है, आवंटित कर दी गई है, जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों में, नौजवानों में, अभ्यर्थियों में गुस्सा है। मैं बस इस पे एक बात रखना चाहता हूँ, बहुत जनरली बात, कि एक माँ बाप जो हैं अपनी मेहनत की, ईमानदारी के पैसे से और खून पसीने कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो उसको तैयारी कराते हैं। वो अपने, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक मैं गरीब परिवार से आता हूँ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि पिताजी जो हैं वो खुद जूता नहीं पहनते, हमें स्कूल की ड्रेस बनवा के देते हैं, और वो हमारी पढ़ाई के लिए अपने तमाम तरह के सपनों को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। लेकिन वो हम कोशिश करते हैं कि जो जिंदगी, जो परेशानी की जिंदगी में झेलता है, मेरे बच्चे ना झेलें। तो इसमें वो प्रयास करते हैं। और उसके बाद इस तरह का जब धोखा होता है, सरकार द्वारा षड्यंत्र करके इस तरह का जब धोखा किया जाता है, मेरे पास तो एक डाटा भेजा गया, वो डाटा बड़ा कठिन, लेकिन मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता। तो लगभग इसमें ये बताया गया कि 5,844 सीटें, यानी कि 5,844 परिवारों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जिस परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर जाता है, तो वो अपने परिवार को, उसकी 2-3 पीढ़ियां जो हैं तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी आर्थिक रिसोर्सेज उसको मिल जाते हैं, इतना समय उसको मिल जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाता है। और जब उनके बच्चे पढ़ के, जैसे एक आदमी पढ़ के टीचर बना, अध्यापक बना, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो यानी कि दूसरी पीढ़ी तैयार होगी, और जब वो इस पीढ़ी पे जाएंगे तो उनके आर्थिक रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो वो तीसरी पीढ़ी को तैयार कर देंगे। तो इस तरह से एक सरकारी नौकरी कई परिवार सुधरते हैं। सर, ये सारा क्या खेल है, इस पर मैं बस लास्ट टाइम पे बात करूंगा। अब आती है बात जातिगत जनगणना की, जो तीसरा सबसे बड़ा इशू था। तो जातिगत जनगणना पे मेरे पास एक साथी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, मैं वो रख दूंगा। लेकिन जातिगत जनगणना एक बड़ा मामला है, और इसमें इसका लगातार जो है ना प्रयास भी होता रहा कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन हुई नहीं है। जातिगत जनगणना जो है हुई नहीं है काफी लंबे समय से, और हमेशा सभी सरकारों ने उसको टाला है। और मैं इस पे एक रिपोर्ट मेरे पास थी, अगर मेरा मन तो इसको पढ़ के सुनाने का, लेकिन ये पढ़ के सुनाने से अच्छा मैं इसको जरा सा बस डिफाइन कर देता हूं आपके सामने, हल्के शब्दों में रख देता हूं कि आपको जानकारी हो जाए। देखिए, जातिगत जनगणना
बेसिकली क्या है ना, सोचिए कि एक परिवार में 5 लोग हैं, तो अगर किसी सामान की खरीदारी उनके लिए हुई या कोई सामान बांटा जाए तो वो बराबर बराबर इसमें तब बटेगा जब हम पे जानकारी होगी कितने लोग हैं। मैं दोबारा से इसको करता हूँ। एक परिवार में कुछ चीज़ों को बांटना है, उनके लिए कुछ तैयार करना है। जैसे सोचिए कि कमरे बनाने हैं, तो कमरे कैसे बनेंगे कि जितनी उनकी संख्या होगी उसी आधार पर बनेंगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आज तक भी जब भी ओबीसी की जनगणना की SC/ST की होती है और हमें पता है कि हमारी आबादी बढ़ रही है लगातार, लेकिन हमारे जो अधिक राइट्स जो हैं, आरक्षण और तमाम चीज़ें, उसमें कोई जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये लंबे समय चला रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं। तो जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जातिवार जनगणना होगी तो कौन सी जाति की कितनी संख्या है जानकारी होगी, और जब ये जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि उनको ये एहसास होगा कि वास्तविकता में भारत में उनकी स्थिति क्या है, उस सोसाइटी की स्थिति क्या है, उन्होंने क्या अब तक के इस लोकतंत्र में उनको क्या मिला है। और वो बुनियादी रूप से जैसे आरक्षण का जो प्रावधान है वो शैक्षिक बैकवर्डनेस, और वो जो शैक्षिक बैकवर्डनेस के आधार पे और जो प्रतिनिधित्व का आधार है कि भाई की संख्या कितनी है, किस प्रोफेशन में कितनी संख्या, उसके आधार पे आरक्षण है। तो आरक्षण की पॉलिसी को भी ये बड़ा इफेक्टेड करता है जातिवार जनगणना। अब जैसे एक षड्यंत्र द्वारा बना के जो है ना, वो तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने ये बनाया हुआ है कि भाई दलितों का अधिकार ये जाति के लोग खा गए आरक्षण, पिछड़ों का अधिकार इस जाति के लोग खा गए। सच ये है कि अगर वास्तविकता में जातिगत जनगणना हो, जातिवार जनगणना हो, और किस जाति के पे क्या क्या रिसोर्सेज ये पता लगे, तो आपको पता लगेगा कि 90% लोग जो हैं इस देश में किसी तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। उनमें भी बड़ी जनसंख्या एक ऐसी है जो रोटी, कपड़े, मकान तक के लिए मोहताज है, सारी सुविधाओं तक के लिए मोहताज है। वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती क्योंकि पैसे नहीं, इसलिए घर मर जाते हैं, वो लोग सड़क पे मर जाते हैं। ठीक है, वो खाने भूख के कारण मर जाते हैं, वो और तमाम तरह की परेशानियों से मर जाते हैं। हाँ, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं, मैं उस पर डिस्कस लगातार करता रहता हूँ अपने भाषणों में, लेकिन ये भाषण मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाई देता हूँ। 2011 में भारत में जाति जनगणना कराने के लिए भारत जो है 2011 में जातिगत जनगणना कराने के लिए बहुत करीब पहुंच गया था। लोकसभा में इस बात पर आम सहमति बनती दिखी कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों, जिनमें प्रणब मुखर्जी, नाम याद रखें, और पी चिदम्बरम प्रमुख थे, जो कुछ प्रभावशाली नौकरशाहों ने तकनीकी पेंच फंसाकर कि इससे जनगणना की सूचिता प्रभावित होगी। 2011 में जनगणना में जाति की गिनती नहीं होने दी और मीडिया ने भी जातिगत जनगणना खिलाफ माहौल बनाया। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन यूट्यूब्स बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी जो छोटे छोटे जो लोग लगे हैं, थोड़े से कहीं फिट हुए हैं न्यूज चैनल्स में, वो अपना काम करते रहते हैं। कई बार हमें काशीराम साहब की इस बात को समझना चाहिए कि मनी माफिया मीडिया इनसे सावधान रहना चाहिए। आगे आप सुनिए।